आपका आ गया एक्सेल आपके सामने। चलो अभी ये सारे फंक्शंस हम लोग यहाँ से ये देखो ये आपके मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मतलब न्यूमेरिक फंक्शंस। ठीक है, तो न्यूमेरिक में कितने थे बच्चों, जल्दी बोलो। 14 फंक्शंस। और फाइनेंशियल में कितने, 7। तो ये पूरे के पूरे 21 फंक्शंस एक बार रन करके दिखा दूंगा ना बच्चों, और ये फाइल आपको भेज दूंगा। और इतना ही एक्सप्लेनेशन लिखना है एग्जाम में, छोटा सा एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल। देखो मैंने दो दो एग्जाम्पल दिए, आप एक भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्या होता है, 1 मार्क्स में हाफ मार्क्स एक एग्जाम्पल का होता है और हाफ मार्क्स एक्सप्लेनेशन का होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सम से। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ 1 बाय 1। ठीक है बच्चों, अभी एक सम और एवरेज तो एकदम सिंपल फंक्शन है बच्चों। अगर ये मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स रखे 56, 100, 89, 45, 34 एंड 78 बच्चों। अभी एक समझो एक बच्चे के मार्क्स है, मतलब कुछ बच्चों के मार्क्स है। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं आपको पूछूं तो आप बोलोगे सर इसका इसमें से हाईएस्ट है वो 100 है, सबसे लोएस्ट है 34 है। तो देखो ना, यही तो सारे फंक्शन है यहाँ पे। हाईएस्ट लेना है तो मैक्स, सबसे लोएस्ट लेना है तो मिन। और अगर इनका सम, एक्चुअली इसका देखा तो सम का कुछ यूज़ नहीं होता है, जैसे सैलरी वगैरह तो सम का यूज़ होता है, बट फिर भी आप सम ले सकते हो। प्लस अगर इसका एवरेज लेना है तो आप एवरेज भी ले सकते हो। तो बच्चों चारों फंक्शन आपके सामने। अगर मेरे को इसका सबसे बड़ा मार्क्स देखना है तो इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट में ये रेंज है, रेंज A1 से लेके कितना A6, A1 से लेके A6। तो ये आपको दे देगा मैक्सिमम वैल्यू, आ गया ना 100। सबसे मिनिमम वैल्यू 34, तो वो आपको मिन से लेना है, इक्वल टू मिन। ओके, कैप्स लॉक ऑन करके अगर मैं कैपिटल में भी दूँ तो भी चलेगा, स्मॉल में दूँ तो भी चलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ब्रैकेट में फिर से एक बार रेंज दे दो, A1 से लेके A6, A1 से लेके A6। आ गया बच्चों मिनिमम वैल्यू। वैसे ही आप इसका सम और एवरेज भी ले सकते हो, इज इक्वल टू सम। वैसे देखा है तो मार्क्स का सम का कुछ यूज़ नहीं है, बट सम सिखा रहा हूँ। ठीक है, A1 से लेके A6 अगर आपने दे दिया ना बच्चों, तो ये जो 6 सब्जेक्ट है उसका टोटल मार्क्स आपके सामने 402। और इसका ही अगर आपको एवरेज, वैसे तो इसको भी 6 से डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पे एवरेज आ जाएगा। देखो दिस डिवाइडेड बाय 6, तो ये जो एवरेज आ गया ना, ये सेम 67 आप एवरेज से भी ले सकते हो। देखो इक्वल टू एवरेज, पूरा वर्ड एवरेज है बच्चों। ये ज़रा खास ध्यान रखो अभी हम लोगों ने माई स्कूल किया, माई स्कूल की जब ग्रुप बाय और सब क्वेरी किया ना, तो उसमें AVG फंक्शन था। ये बात ज़रा यहाँ पे दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, TY स्टूडेंट्स को ऑलवेज कन्फ्यूजन होता है। वहाँ पे AVG है, बट यहाँ पे एवरेज है, यहाँ पे AVG नहीं है। देखो मैं अगर AVG लिखूँगा ना, AVG ब्रैकेट, तो ये देखो मेरे को ये वर्क नहीं होगा। मैं अगर आपको दिखाऊँ भी ना, A1 से लेके कितना A6, बच्चों ये एवरेज आपको नहीं देगा। देखो एरर दे रहा है आपको, ये एवरेज नहीं देगा। तो यहाँ पे जो फंक्शन है ना, वो AVG नहीं है, वो पूरा एवरेज है। सो इक्वल टू एवरेज पूरा वर्ड, और उसके बाद फिर A1 से लेके A6। दिस विल गिव यू एग्जैक्ट आंसर। और देखो इसका आंसर वही है 67, जो हमने इसका डिवाइड बाय 6 किया था। ये एवरेज से लिया, ये डिवाइड बाय 6 किया। तो बच्चों अपने हो गए 4 फंक्शंस डन, सम, एवरेज, मैक्स, मिन, जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं ना, ये चारों का मैंने आपको प्रैक्टिकली रन करके दिखा दिया। फिर आगे देखते हैं। काउंट, स्क्वायर रूट, इंट। काउंट नंबर ऑफ सेल काउंट करेगा, बट ये वही सेल काउंट करता है जिसमें वैल्यूज़ है। देखो यहाँ पे लिखा है रिटर्न्स द नंबर ऑफ वैल्यूज़। ये अल्फ़ाबेट वाले सेल को काउंट नहीं करता है। बच्चों ध्यान रखना, अल्फ़ाबेट वाले सेल को काउंट नहीं करता है। दैट मीन्स अगर मैं इसको मार्क्स की हेडिंग दूँ, मार्क्स, ठीक है, अब अगर मैं इसको काउंट करूँ इसको, तो आपको लगेगा ना कि सर ये तो 6 सेल है। 6 नहीं, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ है, बट एक में तो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है। देखो इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट, मैंने हेडिंग के साथ लिया। बच्चों ध्यान से देखना, A1 से A6, तो आपको लगेगा 6 आएगा, नहीं 5 आएगा, क्योंकि ये सिर्फ क्या करता है, वैल्यू यानी कि नंबर वाले सेल को काउंट करता है, हेडिंग वाले सेल को काउंट नहीं करता है। अच्छा, यहाँ से जब मैंने मार्क्स रिमूव किया तो देखो यहाँ पे सब अपने आप उसका एवरेज वगैरह चेंज हो गया, टोटल वगैरह चेंज हो गया, टोटल चेंज हुआ, एवरेज चेंज हुआ, मीन और मैक्स नहीं चेंज हुआ, बट टोटल और एवरेज चेंज हो गया। ठीक है ना अपने आप।
हाँ, बट इसने काउंट ने क्या किया बच्चों, वैल्यूज़ वाले सेल को काउंट किया। ओके, जिसमें टेक्स्ट है उसको काउंट नहीं किया, ये बात ध्यान रखना। स्क्वायर रूट क्या करेगा बच्चों, वो आपको स्क्वायर रूट देगा। तो स्क्वायर रूट 81 का स्क्वायर रूट 9 आता है, 144 का 12 आता है। आपको ये नहीं कि एग्ज़ाम में बड़े बड़े नंबर दे के उसका स्क्वायर रूट निकाल के बताओ। बच्चों आप लोग जिस दिन पेपर दोगे उस दिन सिस्टम थोड़ी आपके सामने, एक्सेल थोड़ी है। तो इसीलिए सिंपल से सिंपल नंबर रखो स्क्वायर रूट में। 81 का स्क्वायर रूट कितना, 9। तो यहाँ पे ले लो इज इक्वल टू SQRT ऑफ 81, इंटर करोगे तो 9 आ गया। तो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81। वैसे 144 दोगे तो 12, ब्रैकेट में 144 दोगे तो उसका स्क्वायर रूट है 12। बड़ा नंबर देने का ट्राई मत करो बच्चे लोग, सिंपल से सिंपल नंबर दो, क्योंकि वहाँ पे आपके सामने एक्सेल ऑन नहीं है, आप पेपर पे लिख रहे हो यूजिंग अ पेन। नेक्स्ट फंक्शन है इंट। इंट क्या करता है, देखो एक्सप्लेनेशन क्या है, रिटर्न्स अ नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर बट डाउन, अप नहीं। ओके, तो ये देखो 1.2 का नियरेस्ट इंटीजर इज 1, बट -1.2 का -2। ये थोड़ा आप लोग कन्फ्यूज़ कर रहा है, ये थोड़ा कन्फ्यूज़ कर रहा है। हाँ, अभी मैं आप लोग को यहाँ पे बच्चों वो जो इंटीजर की स्केल होती है ना, वो ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये क्या कर रहा है। सुनो, इंटीजर की स्केल, ये आप लोग का 0, ये आप लोग का 1, ये आप लोग का 2, ये आप लोग का 3। यहाँ पे आएगा -1, -2, -3। अभी ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या नंबर बोला है, 1.2। पहला नंबर है 1.2 और एक है -1.2। तो बच्चों 1.2 पहले कहाँ पे आएगा वो ज़रा सेट कर दे इसके स्केल पे। 1.2 आएगा इधर, देखो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, इधर इधर इधर। और -1.2 किधर आएगा, इधर इधर। अभी एक सिंपल सी चीज़ है, 1 और 2 में जो डाउन साइड नियरेस्ट है ना, देखो क्या एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है, रिटर्न्स अ नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। अप नहीं, डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। बच्चों अभी कॉमन सेंस वाली बात है, 1 और 2 में डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर इज 1, बट -1 और -2 में डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर इज -2। ये देखो आंसर -2। मतलब जब -1.2 है ना, तो दोनों में ऐसा सोचो, -1 और -2 में छोटा कौन, -2। 1 और 2 में छोटा कौन, 1। तो देखो ऊपर 1 आया, बट नेगेटिव नंबर अगर होगा ना माइनस में, तो -1 और -2 में छोटा कौन, तो -2 इज द आंसर। बच्चों आप लोग एग्जाम में पहला वाला लिख के आओ ना, माइनस वाला मत दो, 1.2 द आंसर इज 1। 2.2 रहेगा तो 2, जो डाउन वाला रहेगा ना इंटीजर, वो दैट इज द आंसर। ठीक है ना बच्चों। हाँ, नेक्स्ट है मोड। आपको पता है ये माइस्क्यूएल में भी था मोड, और इनफैक्ट ये मोड भी था और ABS भी था, राउंड भी था, राउंड भी था। ठीक है ना, ये फंक्शन आपके माइस्क्यूएल में भी थे। तो मोड का पता है आपको, एक क्वेरी में भी आता था कि डिविजिबल बाय 7 वाले रिकॉर्ड बताना, जिसका एम्प्लॉय नंबर डिविजिबल बाय 7 है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड। तो ये भी यहाँ पे भी वही करता है, ये रिमाइंडर देता है आफ्टर डिवाइडिंग। तो 13 को अगर 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज़ 3, और अगर 28 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज़ 8। बच्चों ये 8 कैसे आया और 5 कैसे आया, इधर देखो। 13 को डिवाइड किया, ओके, 13 को आपने एग्जाम्पल में किससे डिवाइड किया वो देख लो एक बार। 13 को डिवाइड किया 5 से, 5। तो आपको पता है बच्चों 5 2 ज़ा 10, बचा कितना, 3। यही तो है मोड का आंसर। ठीक है ना, आ रहा है आपको, ओके, विजिबिलिटी है बच्चों, देख लो। क्वेश्चन नहीं, ये ऊपर 5 2 ज़ा 10, 2 नहीं, जो रिमाइंडर है ना वो। अच्छा, दूसरा और एक है, वो भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया आप लोग का, नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया उन्होंने 28 को 10 से डिवाइड किया। चलो इसको भी कर लेते हैं। 28 को 10 से डिवाइड किया, 10 2 ज़ा 20, बचा कितना बच्चों, 8। बस यही तो है रिमाइंडर। डिवाइड करने के बाद जो लास्ट में बचता है ना बच्चों, दैट इज़ व्हाट अ रिमाइंडर। और यही मोड हम लोग ने पता है माइस्क्यूएल में वो डिविजिबल बाय लॉजिक, वो जो है ना लॉजिक, उसके लिए यूज़ किया है।
सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो तो हो गया आप लोग का मोड वाला कंसेप्ट। मोड में आपको लिखना भी वही है, रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर नंबर इज डिवाइडेड बाय डिवीज़र। ओके, जब ये डिवाइड करेगा तो ये आपको क्या देगा बच्चों, नंबर, ठीक है। फिर एबीएस क्या करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। देखो एब्सोल्यूट में ना, ये मेरा सजेशन, ये पहला एग्जांपल मत लिखना क्योंकि इसमें दिया भी 12 ब्रैकेट में, आउटपुट भी 12 है। हाँ बट आप ये देना -12 का आंसर इज 12। सेकेंड वाला एग्जाम्पल देना बच्चों। तो एबीएस रन करके दिखा दूँ आपको। एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी अगर वैल्यू नेगेटिव है तो इट मेक्स पॉजिटिव। तो इज इक्वल टू एबीएस ऑफ -12। बच्चों आंसर क्या देना, 12। ओके, ये हमेशा नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में शो करता है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव में शो करेगा ही, बट माय सजेशन एग्जाम में ना नेगेटिव वाला एग्जाम्पल लिखना, माइनस में देना और आउटपुट में बता देना इट इज़ अ पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, फिर आता है बच्चों सीलिंग फ्लोर, यानी फ्लोर और सीलिंग एक जनरल कंसेप्ट सोचो। सीलिंग हमेशा अप साइड होता है, फ्लोर हमेशा डाउन साइड होता है। अपन बोलते हैं ना कि अपना जो फ़ैन है ना, कौन सा फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन है, सीलिंग के ऊपर फिट करते हैं तो सीलिंग फ़ैन है, करेक्ट ना। ओके, या फिर अगर हम लोगों ने कोई फ़ैन लिया जिसको स्टैंड पे रखा तो अपन बोलते हैं ना ये फ्लोर पे रखने वाला फ़ैन है। ओके, तो फ्लोर हमेशा डाउन साइड होता है, सीलिंग हमेशा अप साइड होता है। चलो सबसे पहले तो ये दिमाग में रखो। अब ये है क्या, सेम राउंड जैसा ही कॉन्सेप्ट है, बट इसमें कैसा है, जैसे मेरे को किसी को 12 रुपीज़ देना है, बट मेरे पास 5 रुपीज़ के कॉइन्स है, कॉइन्स, तो या तो मैं उसको 10 दूंगा या तो 15 दूंगा। तो बच्चों 12 में मैं उसको अगर मेरे पास 5 रुपीज़ और सीलिंग है ना, तो सीलिंग में मैं उसको हमेशा अप साइड दूंगा। सीलिंग इज अप एंड फ्लोर इज डाउन। तो 12 रुपीज़ सीलिंग में देने के टाइम मैं उसको 15 दूंगा, बट यही अगर मेरे को 12 रुपीज़ फ्लोर में देना है तो मैं उसको 10 दूंगा। मतलब 5 रुपीज़ 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो 5 2 ज़ा 10 मैं फ्लोर में रुक जाऊंगा और 5 3 ज़ा 15 में मैं सीलिंग में जाके रुकूंगा। वैसे और एक एग्जांपल, मेरे को किसी को 28 रुपीज़ देना है, बट मेरे पास 10 रुपीज़ के नोट है, तो सीलिंग में मैं उसको 30 दूंगा, लेकिन फ्लोर में मैं उसको 20 दूंगा। सामने वाला बोलेगा मेरे को 8 रुपये कम दिया, लेकिन मैं बोलूँगा मेरा गलती नहीं है, फ्लोर है ना, इसके लिए 10 के टेबल में से आंसर आएगा ना, 10 20 30 40, तो 10 20, तो 20 में दूंगा फ्लोर में अगर 28 रुपीज़ देना है, और लेकिन मैं फ्लोर में सीलिंग में उसको दूंगा 30, 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो जाएगा, बट मैं इसको फ्लोर में 8 रुपीज़ कम दूंगा क्योंकि 10 के टेबल से ही आंसर आएगा ना। बच्चों ये राउंड जैसा ही है, बट ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है इसका। सीलिंग मतलब अप साइड राउंडिंग एंड फ्लोर मीन्स राउंड साइड राउंडिंग, ठीक है। चलो अभी आता है आप लोग का राउंड डाउन और राउंड अप। अच्छा, राउंड तो जनरली सब लोग को पता है बच्चों, बट ये राउंड डाउन और राउंड अप क्या करता है, लेट्स सी। चलो एक्सेल में मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ। जनरली सब लोग को राउंड पता है, जैसे एग्जाम्पल 5.5555 या फिर 4.4444। अभी ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ पे राउंड ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं राउंड अप ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं राउंड डाउन ले रहा हूँ, तीनों में फ़र्क देखो। जब मैं राउंड ले रहा हूँ ना, नॉर्मल राउंड 2 डिजिट तक, राउंड ऑफ दिस नंबर टू 2 डिजिट, तो बच्चों मैं इंटर करने के पहले आपको पता चल गया 5.56 आएगा, 5.56, ठीक है, 5.56 पहला वाला आ गया 5.56। अब इसको राउंड करोगे ना, इसको, ठीक है, राउंड ऑफ दिस नंबर 2 डिजिट तक, तो ये आएगा 4.44। 45 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि थर्ड डिजिट 5 थोड़ी है। ये तो आप लोग को बच्चों पहले से ही पता है, कैलसी वगैरह में भी अगर 2 डिजिट शो कर रहे हो, राउंड हमेशा ऐसे ही होता है। हाँ, लेकिन ये अप और डाउन का लॉजिक समझो। अप का मतलब क्या है कि मैं ना हमेशा +1 कर रहा हूँ, मतलब यहाँ तो 56 होगा ही होगा, यहाँ पे भी 45 हो जाएगा, यहाँ पे तो 56 होगा ही होगा, यहाँ पे भी अगर मैं राउंड अप लूँगा ना 2 डिजिट तक, तो 44 होना चाहिए ना, 45 हो जाएगा राउंड अप। ओके, इसका बाद में मीनिंग समझते हैं कि ये कहाँ पे यूज़ होता है, बट पहले एक बार रन करके तो देख लेते हैं। राउंड अप, कौन सा वाला नंबर राउंड, ये वाला 2 डिजिट तक, तो बच्चों यहाँ तो +1 होएगा ही, बट बड़ी बात क्या है, अपवर्ड है ना, वो इसमें भी +1 कर देगा। एक्चुअली यहाँ पे +1 करना नहीं चाहिए। ये देखो, राउंड अप दिस नंबर
टू 2 डिजिट। बच्चों यहाँ पे 4 होना चाहिए था, 4 5 हो गया। और डाउनवर्ड जो करता है ना, राउंड के साथ डाउनवर्ड, वो कभी भी +1 होने नहीं देगा, दोनों जगह पे, दोनों जगह पे, मतलब इधर 5 5 इधर 4 4। ओके, तो ये देखो राउंड डाउन, राउंड डाउन नंबर 2 डिजिट तक, तो 5 5 6 होना चाहिए ना, 5 5। ओके, और इसको अगर मैंने नीचे कॉपी कर लिया तो ये देखो 4 4, ये भी राउंड डाउन, तो ये तो पहले से डाउन था, पर बट +1 इसमें भी। तो देखो यहाँ पे अप और डाउन वर्क कर रहा है। बच्चे लोग ये है क्या पता है, ये जो डाउन और अप फंक्शन है ना, राउंड डाउन और राउंड डाउन, ये एक्सेल में क्यों दिया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे को ना किसी को डेसिमल में पैसे रिटर्न करने हैं, अगर मैं इसको राउंड डाउन करके रिटर्न करूंगा ना कहीं मैं उसके थोड़े से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। देखो ना, राउंड करूंगा तो 56 आएगा, राउंड डाउन किया तो 5 5। बट ये इतना नेग्लिजिबल अमाउंट है कि सामने वाला अपने ऊपर कोई केस नहीं करता है। समझ में आ गया? ये इतना छोटा सा अमाउंट है कि सामने वाला, और जब मेरे को उससे पैसे लेने हैं ना, तो मैं ऑलवेज लेने के टाइम क्या करता हूँ, अप करके लेता हूँ। मैं उसको पैसे देने के टाइम क्या करता हूँ, राउंड डाउन, और दोनों का डिफरेंस क्या करता हूँ, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो ये ना बच्चों, ये टेलीकॉम इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री में होने वाले छोटे छोटे फ्रॉड है, मतलब छोटे छोटे अमाउंट वाले फ्रॉड है। ओके, कि ये अभी एक्सेल में क्यों रखा, ताकि अगर ये कभी फ्रॉड हुआ तो एक्सेल में यू कैन कैलकुलेट के राउंड डाउन और राउंड अप यूज़ करके आपने कितने पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिए। आफ्टर ऑल है तो इट इज़ अ फ्रॉड ना, बिकॉज किसी की मेहनत के पैसे उससे बिना पूछे अगर आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करें तो इट इज़ अ रॉन्ग थिंग, इट्स अ फ्रॉड। ओके, बट ये राउंड डाउन और राउंड अप फंक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल हाउ मच अमाउंट वी हैव ट्रांसफर्ड इन आवर अकाउंट बिना पूछे। बट अमाउंट इतना छोटा होता है ना कि सामने वाला कुछ एक्शन लेने का सोचता नहीं है। बट बच्चों, गलत चीज़ गलत ही होती है ना, फ्रॉड इज़ फ्रॉड। तो अपने पास ये 2 फंक्शंस है, राउंड डाउन राउंड अप। बट एक्चुअली देखा जाए तो राउंडिंग वाला रूल है, बट राउंड डाउन राउंड अप क्यों, क्योंकि अगर किसी ने ऐसा फ्रॉड किया है तो कितना अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, दैट यू कैन कैलकुलेट। देने के टाइम, पैसा देने के टाइम हम लोग डाउन करके देंगे, और लेने के टाइम अप लेंगे, करेक्ट ना, तो ज़्यादा करके लेंगे, और ये देने के टाइम कम देंगे, तो दोनों का डिफरेंस हम लोग अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। बच्चों, अब आता है आप लोग के फाइनेंशियल फंक्शन में 5 फंक्शन, 5 टोटल 5 फंक्शंस आर देयर योर, नहीं टोटल 7 फंक्शंस आर देयर फाइनेंशियल, 5 नहीं 7। बस ये 7 फंक्शंस अगर आप लोगों ने सीख लिया तो आपके 21 फंक्शंस हो जाएंगे कंप्लीट, और आपका 7 मार्क्स आपका हो जाएगा रेडी। अभी एकदम ध्यान से सुनो, कौन से फाइनेंशियल फंक्शन से 7। मैं यहाँ पे नया वर्कशीट ले रहा हूँ, एकदम न्यू, और इसकी विजिबिलिटी चेंज कर रहा हूँ 200%। आई एम चेंजिंग दिस विजिबिलिटी टू। मैं सारे फंक्शन के पहले नाम लिख रहा हूँ, PMT मतलब पेमेंट, फिर PPMT, फिर IPMT। ओके, फिर उसके बाद ये 3 फंक्शंस हो गए। फिर उसके बाद आता है आप लोग का, 1 मिनट मैं आपको लिस्ट बता दूँ यहाँ से। तो PMT, ये देखो यहाँ पे PMT, PPMT, IPMT ये हो गए। फिर रेट, NPR, PV और FV, रेट, NPR, PV और FV, रेट, PV, रेट, NPR, NPER, PV और FV, यानी कि फ्यूचर वैल्यू। बच्चे लोग काउंट करके देखो ना, 7 ही है, काउंट करके देख लो, ये आपके 7 फाइनेंशियल फंक्शन। अब ये 7 फाइनेंशियल फंक्शन में एकदम ध्यान से देखना, ये जो फंक्शंस है ना, ये ऊपर वाले, ये सब लोन से रिलेटेड है। कैसे? एग्जाम्पल, सपोज आपने 10 लाख का लोन लिया मार्केट से। बच्चे लोग 10 लाख बराबर है अमाउंट, देख लो, हाँ, और 10 लाख का लोन, ये लोन का अमाउंट है, दिस इज अ लोन का अमाउंट, ठीक है। इसका जो इंटरेस्ट रेट है ना, इसका इंटरेस्ट रेट है 11%। और कितने साल के लिए लिया, नंबर ऑफ ईयर्स, आप लोगों ने नंबर ऑफ इसका जो ईयर्स लिया है ना लोन रीपे करने का, वो लिया आपने 20 ईयर्स। अभी ध्यान से देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 लाख रुपए का लोन लिया, 11% इज़ द इंटरेस्ट रेट जो बैंक आपको चार्ज कर रही है, और कितने साल के लिए लिया आपने, 20 साल के लिए। अब PMT से आप क्या निकालोगे, एवरी मंथ, बच्चे लोग एवरी मंथ व्हाट इज़ द EMI अमाउंट यू हैव टू पे टू द बैंक। मतलब एक काम का चीज़ हो गया ना आपके लिए। 10 लाख रुपए का लोन लिया, 11% इज़ द इंटरेस्ट रेट पर एनम, दिस 11% इज़ अ पर एनम। मैं यहाँ पे लिख के रखो, इट इज़ अ
पर एनम, ठीक है, पर एनम इंटरेस्ट रेट इज़ 11%। मेरे को चाहिए क्या बच्चों, एवरी मंथ का ईएमआई रेट, तो इक्वल टू पीएमटी। देखो पीएमटी में क्या क्या मांग रहा है, रेट, तो मैंने रेट दे दिया 11%, बट मैंने इसको ना 12 से डिवाइड किया, पता क्यों, क्योंकि ये पर एनम है और हम लोग अपना तो जो ईएमआई है वो मंथली है, तो हम लोग इसको मंथ में कन्वर्ट करें। फिर एन पर मतलब नंबर ऑफ ईयर, तो कितना 20, बट हम लोग तो मंथली है, मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब 20 नहीं, 20 इंटू 12 इतना हो जाएगा ना एन पर। और फिर पीवी मतलब लोन, तो लोन कितना लिया आपने, 10 लाख का। तो बच्चों ये जो अमाउंट आया ना आपका 1000, ओके, 32। मतलब एक रूल हमेशा याद रखना, जितने भी लैक्स का लोन लेते हो ना, होम लोन स्पेशली, एवरी मंथ दैट मच थाउजेंड्स का ईएमआई हमेशा आता है। तो 10 लैक्स, ओके, तो देखो आपका आ गया ना आपका एक मिनट है, यहाँ पे 1 लाख के पीछे 1000, तो ये 10,000 आना चाहिए। एक मिनट है, कहाँ पे गड़बड़ हुआ एक बार देख लेते हैं। पीएमटी रेट, ओके, इसको 11% को डिवाइड बाय क्या किया, 12, ओके, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया, ओके, ईयर्स को मल्टीप्लाई किया 12 से, और फिर एक मिनट इसमें, अच्छा इधर मैंने 1 लाख दे दिया, यहाँ पे 1 लाख दिया बच्चों, इसके लिए ये 10 लैक्स आना चाहिए ना। 10 के बाद 2 ज़ीरो फिर 3 ज़ीरो, मतलब 1 ज़ीरो कम है, मैं वही सोचा ऐसे कैसे हो गया। और इसका विड्थ बढ़ा दो, अब आया बराबर। मतलब हर एक लाख का एक 1000 का ईएमआई बनता है, तो 10 लैक्स का 10,000 का ईएमआई बनेगा, सिंपल सा लॉजिक। वहाँ पे 1 ज़ीरो कम था, वो 1 लाख का लोन हो गया था, अभी बराबर है 10 लैक्स का लोन, करेक्ट ना। तो बच्चों ध्यान से देखो, हर एक 1 लाख पे 1000 का ईएमआई बनता है, तो 10 लैक्स पे 10,000 का ईएमआई बनेगा। तो ये देखो ना, ये आप लोग का जो पीएमटी है ना, वो आपको ईएमआई का अमाउंट देता है। ये आप लोग को ईएमआई का एग्जाम में कैसे लिखना है वो अपने नोट्स में से देख के आप लिखोगे, बट अभी फिलहाल मैं आपको सारे अब फंक्शंस क्या कर रहा हूँ, रन करके दिखा रहा हूँ। तो पीएमटी आपका एवरी मंथ का ईएमआई निकाल के देता है 10,321.88, मतलब अगर इसको राउंड कर देंगे तो 22 हो जाएगा। एवरी मंथ दिस मच अमाउंट यू हैव टू पे टू द बैंक, ये आप लोग का रीपे अमाउंट हो जाएगा। फिर पेमेंट का मतलब क्या बच्चे लोग, पेमेंट, ओके, पेमेंट का मतलब पीपीएमटी, मतलब जो आप पे कर रहे हो ना, उसमें से प्रिंसिपल कितना और इंटरेस्ट कितना, ये समझो बच्चों। जो भी वट एवर अमाउंट यू आर पेइंग ना, उसका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अलग करके देखने का है। तो अभी मैं ये अमाउंट पे कर रहा हूँ, इसका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अलग करके देखते हैं। इज इक्वल टू पीपीएमटी ब्रैकेट, व्हाट इज़ द रेट, वापस एक बार, रेट इज़ 11% डिवाइड बाय 12, कॉमा, व्हाट इज़ द इंस्टॉलमेंट नंबर, पर मीन्स इंस्टॉलमेंट नंबर फर्स्ट, मेरे को फर्स्ट का देखना है, और एन पर मीन्स 20, बट 20 इंटू कितना 12, बिकॉज आप लोग इसको ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं। और लास्ट में उसने बोला पीवी मतलब लोन का अमाउंट इज दिस। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, पहली जो इंस्टॉलमेंट आप 10,322 की पे कर रहे हो ना, उसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट इज दिस मच, और फिर आप आई पेमेंट क्या करोगे, इज इक्वल टू आई पीएमटी मतलब क्या, इंटरेस्ट कितना आपका, वो जो पेमेंट जा रहा है ना उसमें इंटरेस्ट कितना है। अच्छा बाद में फिर दोनों को प्लस करूंगा ना, तो ये वाला अमाउंट आना चाहिए, क्रॉस वेरीफाई करेंगे, बट एक बार मैं पहले IPMT से निकाल तो लो कि व्हाट इज़ द इंटरेस्ट। क्या बोला है पहले, रेट इज़ व्हाट 11% डिवाइड बाय 12, कॉमा, पर मीन्स 1, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का ही नहीं रहा। अच्छा जब स्टार्टिंग में फर्स्ट का लिया तो देर में फर्स्ट ही आएगा ना, जब प्रिंसिपल फर्स्ट का है तो इंटरेस्ट भी तो फर्स्ट का ही होगा बच्चों। फिर क्या बोला उसने, नंबर ऑफ ईयर, दिस यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ व्हाट 12, और पीवी मतलब लोन मतलब ये वाला अमाउंट। बच्चों ये देखो आ गया, ओके। इसका मतलब क्या, जब मैं दोनों को प्लस करूंगा ना, इसको और इसको, दिस प्लस, ओके, दिस प्लस दिस, तो इधर देखो ध्यान से, ये वाला अमाउंट आ रहा है, देख लो एक्सेल कितना कैलकुलेशन में परफेक्ट है, एक्सेल कितना कैलकुलेशन में परफेक्ट है, आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा। ये दोनों का प्लस किया तो ये अमाउंट आया, पेमेंट का अमाउंट आ गया। तो बच्चों पीपीएमटी मतलब प्रिंसिपल, ओके, अमाउंट थ्रू पेमेंट, एंड IPMT मतलब इंटरेस्ट अमाउंट थ्रू पेमेंट। फिर आता है रेट, NPR और PV। ये 3 फंक्शन मतलब क्या पता है बच्चे लोग, कि अगर मेरे को ना 3 इन्फॉर्मेशन में से 2 इन्फॉर्मेशन पता है बट एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, कौन सी मिसिंग है, रेट में रेट मिसिंग होगा, NPR में NPR मिसिंग होगा, और PV में लोन का अमाउंट मिसिंग होगा, बट बाकी के 2 इन्फॉर्मेशन प्लस
पेमेंट का हेल्प लेके यू कैन फाइंड आउट। मैं बता रहा हूँ कैसे। ओके सबसे पहले रेट मिसिंग है। रेट मिसिंग है मतलब ये 11% आपको पता ही नहीं। तो व्हाट इज़ द रेट, आपके पास क्या क्या है, एन पर है, एन पर मतलब 20 इंटू 12, फिर क्या पीवी, पीवी मतलब लोन आपके पास पता है, लोन, और प्लस आपको पेमेंट पता है। पेमेंट मतलब बच्चों ये नहीं, बाद में पेमेंट, एक मिनट है, यहाँ पे पेमेंट है, तो पेमेंट मतलब ये, और पीवी मतलब लोन का अमाउंट। ये बच्चों लोग 11% आपका आंसर आ जाएगा। ये देख लो सर 11% किधर आया बच्चों, ये मंथली आपको आंसर मिला है, इसको मल्टीप्लाई बाय लास्ट में, इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करो 12, तो आपको 11% आ जाएगा। देख लो आ गया ना 11%। मतलब मिसिंग चीज़ें हमने फाइंड आउट की बाय यूजिंग दिस फंक्शन। ओके फिर आता है आप लोग का NPR, मतलब NPR मतलब ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ठीक है। तो NPER ब्रैकेट क्या क्या चाहिए इसको, इसको रेट चाहिए, रेट चाहिए, पीवी चाहिए, पेमेंट चाहिए। मतलब आप ये तीन इन्फॉर्मेशन आप दोगे ना तो ये मिसिंग चीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हो NPR से। सो NPR ब्रैकेट पहले क्या चाहिए, रेट, रेट मतलब दिस, बट डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, यस। फिर पेमेंट, पेमेंट मतलब ये वाला पेमेंट, फिर कॉमा पीवी, पीवी मतलब कौन सा, लोन का अमाउंट आ गया। बट ये 240 क्यों आया, क्योंकि लास्ट में आपको ये 20 लाने के लिए लास्ट में डिवाइडेड बाय, ये मंथली आया बच्चों, आंसर मंथली आया, तो इसको डिवाइड बाय क्या करो 12, आ गया 20 साल, परफेक्ट 20 आया कि नहीं। ओके फिर आपका वैसे ही ये लोन का अमाउंट भी अगर आपको मिसिंग है ना, तो दैट यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग अ पीवी इज इक्वल टू पीवी ब्रैकेट, क्या मांग रहा है, रेट, रेट दिया डिवाइड बाय 12 कॉमा, देन NPR दिया मल्टीप्लाई बाय 12, है कि नहीं। फिर उसमें क्या देने का है, पेमेंट, पेमेंट क्योंकि पीवी तो निकालना है बच्चों, एग्जैक्टली आपका 10 लाख रुपीज़ आ गया देखो। अच्छा अभी इसमें एक ही फंक्शन पेंडिंग है अपना फाइनेंशियल में, और वो है फ्यूचर वैल्यू। बच्चों एक चीज़ याद रखना, फ्यूचर वैल्यू ना, ये सारे फंक्शन लोन वाले थे, लोन लोन लोन, ये सारे मतलब आउट ऑफ 7 6 फंक्शन हम लोगों ने लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई किया। एक फंक्शन है जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करते हैं, और वो है FV। बच्चों FV का फुल फॉर्म है फ्यूचर वैल्यू। गलती से मोस्टली TY के बच्चे FV देख के बोलते हैं फेस वैल्यू, गलत, फ्यूचर वैल्यू। व्हाट इज FV बच्चों, फ्यूचर वैल्यू। अभी फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट क्या है सुनो, बैंक आपको 9.5% इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है। एवरी मंथ यू आर पेइंग एवरी मंथ यू आर पेइंग 5,000 रुपीज़। ऐसा कितने साल के लिए कर रहे हो, ऐसा आप 5 साल के लिए कर रहे हो। बच्चों एकदम ध्यान से सुनो, 5 साल के लिए एवरी मंथ यू आर पेइंग, एक मिनट इसको राउंड फिगर करके 1000 कर देता हूँ, एवरी मंथ यू आर पेइंग 1000, ओके। और ये 2 साल के लिए कर रहे हो, चलो ना, ठीक है। तो अगर आप ऐसे नॉर्मली इंटरेस्ट रेट ऐड नहीं करो नॉर्मली, तो 2 साल के लिए आपका कितना पैसा जमा हो जाता है बैंक के पास, तो 24 मंथ्स का, तो 24,000। बट आपको रिटर्न में फ्यूचर में बैंक आपको 24 से ज़्यादा देगी, ये बात तो श्योर है ना बच्चों। बस ये चीज़ यहाँ से निकालनी है, ओके। एक मिनट यहाँ पे रखता हूँ, लेफ्ट में वापस एक बार देख लो, 9.5% बैंक मेरे को इंटरेस्ट दे रही है, 1,000 रुपीज़ एवरी मंथ वी आर पेइंग। ऐसा हम लोग कितने साल के लिए कर रहे हैं, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है ना। और मेरे को निकालना क्या है कि आफ्टर 2 ईयर्स, वैसे तो मेरा 24,000 हो रहा है, बट आफ्टर 2 ईयर्स व्हाट द बैंक इज रिटर्निंग, व्हाट द बैंक इज पेइंग, बिकॉज 2 साल के बाद अपना कुछ प्लान है, ये पैसे को लेके कुछ प्लान है कि नहीं। तो यहाँ पे उसका फंक्शन है इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट, फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट क्या बोल रहा है, रेट। तो रेट पे क्लिक किया, ये रहा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी ये जो है ना ये पर एनम है, तो डिवाइड बाय अगेन व्हाट 12, ठीक है, कॉमा फिर उसने क्या बोला NPR किया, तो 2, तो 2 नहीं 2 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि एवरी मंथ वी आर पेइंग ना, फिर कॉमा उसने क्या बोला पेमेंट, तो पेमेंट हम लोग कितना दे रहे हैं 1,000 का। बच्चों वैसे देखा है तो बैंक आपको 24 तो देगी, उससे ऊपर ही देगी, तो बैंक आपको कितना दे रही है 26,317, जिसमें से अगर 24 माइनस करोगे तो ऊपर का पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन 9.5% के हिसाब से, ओके। वही अगर इसको आप 5 साल कर दो, 5 साल, तो 5 साल के हिसाब से विथ इंटरेस्ट इट इज़ 76,000। वैसे देखा है तो 12 फायदा कितना होता है, देखो इधर इक्वल टू 12 इंटू 5 कितना हुआ 60, मतलब आपका 60,000 है, अमाउंट आपका 60,000 है, बट आपको 5 साल के बाद
बैंक कितना रिटर्न कर रही है, 76,422.25। ये बैंक आपको रिटर्न, मतलब आपके 7 फाइनेंशियल फंक्शन में से ना बच्चों 6 आपके लोन से रिलेटेड है, एक ही आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। इस तरह से पढ़ाई करना, और इस तरह से आपके हो गए टोटल हाउ मेनी फंक्शंस, 21 फंक्शन। ये 21 फंक्शन में से आपको कितना पूछेंगे, 7, और वो 7 का आपको क्या लिखना है, एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल। ये क्या अपने नोट्स के अंदर जैसा है वैसा, ये इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ये 21 फंक्शंस है, 21 जो पूछा वो सारे फंक्शन का एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल दे देना। ओके, तो 7 फंक्शन बच्चों कन्फर्म आएगा, कन्फर्म, ठीक है। हाँ, अभी ये तो हुआ 7 मार्क्स का टेंशन खत्म, मतलब 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट 7 मार्क्स के जो 2 क्वेश्चन हो गए ना, उसमें फंक्शन को टारगेट लेके चलो, यानी फंक्शन की पढ़ाई करके जाओ। 21 फंक्शंस, जिसमें से 7 फंक्शन आपको एग्जाम में पूछेंगे, लिख के आओ, और हर एक फंक्शन का 1-1 मार्क्स आप ले लो। तो 7 मार्क्स का बच्चों आपका टेंशन खत्म। हाँ, अभी नेक्स्ट जो अपना वीडियो लेक्चर बनेगा उसमें 8 मार्क्स का आपका टेंशन मैं खत्म करूँगा। हाँ, बट 8 मार्क्स के लिए थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा, बिकॉज एक वीडियो लेक्चर में पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट 2 या 3 बनाना पड़ेगा। बट हाँ, आपका मैं 8 मार्क्स का टेंशन खत्म करूँगा। अभी फिलहाल आपका 7 मार्क्स का टेंशन खत्म, और ये जगह फिक्स है। 2 7 मार्क्स का जो नेक्स्ट वाला 7 है ना, उसमें मोस्टली फंक्शन आता है। तो बच्चों फंक्शन आपको पढ़ के जाने हैं 21, जिसमें से 7 फंक्शन उन लोग पूछेंगे, वही 7 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन देना। कितना एक्सप्लेनेशन देना है, ये क्या नोट्स के अंदर दिया है एग्जाम्पल के साथ, करेक्ट ना। आपको हर फंक्शन का 1-1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, फाइन। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनेगा उसमें एक्सेल का 8 मार्क्स को टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है बच्चों। चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।